स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिलेटेड गुड से लिंक्ड है। रिलेटेड गुड की बात हो रही है तो आपको पता है कि रिलेटेड गुड दो तरह की होती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड होती है और एक कम्प्लीमेंट्री गुड होती है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन और कम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की बात करो, नहीं। ये डिमांड से रिलेटेड जो रिलेटेड गुड हैं उनकी बात हो रही है और वो दो ही हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। और ये अब मुझे आई होप के दोबारा याद नहीं करवाना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है। हम चैप्टर 2 में बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि दो गुड्स हैं, ठीक है, और उनका आपस में रिलेशन है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड गुड्स हैं। तो उस सिनेरियो में उनकी इलास्टिसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ये जो इलास्टिसिटी है ना रिलेटेड गुड की, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्योंकि डिमांड से रिलेटेड गुड्स, डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी बात हो रही है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिस्कस करेंगे। और क्रॉस कैसे होगी कि दो गुड्स हैं, एक की प्राइस लेंगे, ठीक है, और दूसरे की क्वांटिटी डिमांड लेंगे। हमने जब ये रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपको याद होगा कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट हो रही थी। तो अगर इसको मेजर करने जाए हम, तो उसको जो मेजरमेंट होगी, जो रिस्पॉन्स आ रहा है एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरी गुड की डिमांड पे, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को अगर मेजर किया जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन सेम वही है जो हम पहले पढ़ते हैं दोनों केसेस में, प्राइस इलास्टिसिटी में भी और इनकम इलास्टिसिटी में भी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये एक मेजर है, एक पैमाना है, कोई रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको मापने का, ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ए। इसका मतलब ये एक ये गुड है जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ चेंज आई होगी। ठीक है, उस चेंज को नापने जा रहे हैं। किस वजह से चेंज आई है? चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। एक और गुड है जिसकी प्राइस में चेंज आई, इसमें चेंज आने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आई। वो कितनी चेंज आई, क्या रिस्पॉन्स आया, उसको जो मेजर करने जा रहे हैं उस मेजरमेंट का नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसको हम क्रॉस बना के वाई डी साथ लिख देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला देख लेंगे, और फॉर्मूले को अगर डिस्क्रिप्टिव नेचर में लिख लें तो एक और डेफिनेशन बनती है, हमें पता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशो of percentage change in quantity demanded of good A to percentage change in price of good B। गुड बी की प्राइस में चेंज आने की वजह से गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रही है उसको अगर हम मेजर कर लें, उनको रेशियो के अंदर ले लें, तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आंसर दे रही होगी अपना रिलेटेड गुड के केस में। इसका फॉर्मूला एक्स ई डी लिखते हैं हम। एक्स बेसिकली क्रॉस को शो करता है, जो इसके नाम में भी आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्रॉस एक्स जो है वो क्रॉस को शो कर रहा है और ई डी किसको कर रहा है? इलास्टिसिटी को। फॉर्मूला सेम वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में पढ़ा कि जो आंसर होता है वो आपको बहुत कुछ बता रहा होता है। जो साइन आ रहा होता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होती है, वो आपको बहुत कुछ बता रही होती है। बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में पूछा ही वो जा रहा होता है। सो उसको पढ़ते हैं। आपने वाई डी निकाली, वाई डी का आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि एक गुड थी, ठीक है, जिसकी प्राइस यहाँ पे आ रही थी, से हम उसको कहते हैं गुड बी। एक क्वांटिटी डिमांड वाली गुड थी ए। इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब इस बी गुड की अगर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और ये केस तो हम सब्स्टिट्यूट गुड में पढ़ते थे कि भाई अगर से के कोक ने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया
तो उसके सारे कस्टमर चले जाएंगे पेप्सी के पास और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनके दरम्यान में पॉजिटिव रिलेशन होता है इसकी प्राइस में और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो पॉजिटिव रिलेशन क्या शो करेगा कि ये गुड्स कौन सी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, सेकंड, अगर आंसर आ जाता है नेगेटिव, इसका क्या मतलब है कि इस साइड पे प्राइस ऑफ गुड बी है, इस साइड पे क्वांटिटी डिमांडेड गुड ए है, और ये इस तरह हो रहा है, मतलब अगर इसकी प्राइस पहले ये थी, क्वांटिटी ये थी, इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ऐसा रिलेशन तो हमेशा जो है वो किस केस में आता है, कंप्लीमेंट्री गुड के केस में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शू की प्राइस बढ़ेगी तो लेसेस जो हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि वो दोनों एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया। आंसर पॉजिटिव आया तो सब्स्टिट्यूट गुड, आंसर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और अगर आंसर जीरो आया, ठीक है, अगर आंसर जीरो आया तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि गुड्स इंडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल शूज और एप्पल, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। शूज की प्राइस जितनी मर्जी बढ़ती जाए, एप्पल की क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो तीन सिनेरियोस बन गए। नंबर वन, पॉजिटिव आंसर सब्स्टिट्यूट गुड, नेगेटिव आंसर कंप्लीमेंट्री गुड, जीरो आ गया आंसर तो अनरिलेटेड गुड या इंडिपेंडेंट गुड, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो ग्राफ बना के देखे थे, यहाँ से आपको पता चलेगा ऐसा ग्राफ अगर क्वेश्चन में दे के पूछा जाए कि यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स हो, यहाँ पे डिमांड ऑफ वाई हो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई हो, और इस तरह की कर्व बन रही हो, तो आंसर आपने देना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इस तरह की कर्व बन रही हो तो कम्प्लीमेंट्री गुड है, और अगर इस तरह की कर्व बन रही हो तो अनरिलेटेड गुड है, ये इंडिपेंडेंट गुड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या अनरिलेटेड गुड्स है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इस तरह भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अब प्राइस इलास्टिसिटी में हमने क्या सीखा। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने सीखा नॉर्मल गुड के केस के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, और अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब क्या है कि गिवन गुड है। ठीक है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नॉर्मल केस गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है और गिवन गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या सीखा, नॉर्मल गुड के केस में वाईडी आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी, इंफीरियर गुड के केस में वाईडी नेगेटिव आएगी। और क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या सीखा कि जब पॉजिटिव हुई एक्सीडी तो सब्स्टिट्यूट गुड, जब नेगेटिव हुई तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और जब जीरो आंसर आया तो इंडिपेंडेंट या अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो अब इस तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्यूरी आती है तो मेरे से पूछना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने ये तीनों मेथड्स जो हैं इनके साथ, सॉरी, दोनों मेथड्स के साथ, एक पॉइंट मेथड हमने पढ़ा था, एक आर्क मेथड पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों मेथड्स के साथ ये तीनों इलास्टिसिटीज जो हैं इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर उसको इंटरप्रेट भी करना है हर आंसर को। आपके पास ये फिगर्स आ गए चार। ठीक है, जब आप इसको प्राइस इलास्टिसिटी के लिए करोगे तो ये P1 या सॉरी P0 P1 कर लो, या इसको P1 करते हो तो इसको P2 कर देना, तो कोई मसला नहीं। ये QD है। ठीक है, QD0 QD1। जब आप इनकम करने लगोगे तो ये Y बन जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको क्रॉस इलास्टिसिटी करने लगोगे तो यहाँ पे P होगी P0, और ये एक गुड की होगी से गुड B की है, और ये किसकी होगी, गुड A की। और इसी तरह P1 ऑफ गुड B, QD1 ऑफ गुड A। तो इस तरह आपने इन जो वैल्यूज हैं इनके साथ तीनों इलास्टिसिटीज कैलकुलेट करनी है और दोनों मेथड्स के साथ कैलकुलेट करनी। ठीक, एक तो ये आपका होमवर्क, और आई होप कि आप लोग होमवर्क करके मेरे साथ डिस्कस भी करोगे जब ये आप लेक्चर सुनोगे। नेक्स्ट आपका जो है वो है रिवर्स मेथड। अच्छा, रिवर्स मेथड क्या है, देखें, आई कैप आपको चार वैल्यूज दे के एक फॉर्मूला याद करवा के आपको जो है ना वो मार्क्स नहीं देने वाला।
वो कहीं ना कहीं इसको कम्प्लेक्स कर सकता है। ये जो कम्प्लेक्स कर सकता है, तो क्यों ना हम देखेंगे वो कितना कम्प्लेक्स कर सकता है। इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है कि अगर वो आपको कहे कि आप रिवर्स मेथड के थ्रू मुझे एक क्वांटिटी फाइंड करके दो, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी फाइंड करके दो, अगर वो आपको आंसर भी बता दे, वो कहता है पीईडी ये है, ठीक है, प्राइस की दोनों वैल्यूज हैं, क्वांटिटी की एक वैल्यू मिसिंग है, वो बता दो, ठीक है। पी नोट पी वन आपके पास है, क्यू डी नोट है, क्यू डी वन जो है वो कहता है बताओ जरा मुझे। तो बहुत मुश्किल हो गया आई थिंक ना। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है और आप लोगों ने मैथ पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ से आपने उसी फार्मूला के अंदर फिगर्स को पुट इन करना है, एक फिगर मिसिंग होगी उसको आपने फाइंड आउट करना, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें उसने आपको पॉइंट मेथड भी कह दिया है कि पॉइंट मेथड के साथ करें। पॉइंट मेथड थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है, एवरेज वाला जो है आर्क मेथड में ज़्यादा मसला हो रहा है। तो अगर वो साइलेंट होता तो आपने खुद ही पॉइंट मेथड यूज़ करके इसको सोल्व करना था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि आपने पॉइंट मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास आंसर मौजूद है पीईडी का, एक वैल्यू मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। सो ये आपका होमवर्क है सेकेंड। थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे आपने वाई डी कैलकुलेट करनी है, आपके पास चारों फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। आपने आर्क मेथड के साथ जो है वाई डी कैलकुलेट करनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो उस केस में वो आपको नहीं बता रहा कि पॉइंट मेथड फॉलो करना है या आर्क मेथड फॉलो करना है, सो आई प्रेफर कि आप पहले आर्क मेथड ही फॉलो करो, उससे ही आंसर आएगा। इन केस अगर नहीं मैच हो रहा चारों ऑप्शंस में, तो फिर पॉइंट मेथड की तरफ भी जाके एक दफ़ा देखा जा सकता है, लेकिन आपने ये वाला क्वेश्चन आर्क मेथड के साथ करना। अच्छा, एक और एग्जांपल, ये आपके पास है जिसमें आपने एक्सीडी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये आपने एक्सीडी इस वैल्यू के साथ आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वैसे यहाँ पे सोल्व भी हुआ है, आपने खुद कर लेना है इसको, ठीक है। सो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जहाँ पे कोई मसला हो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, और आई होप कि आप लोग जो है वो साथ साथ इसको अच्छे से याद भी करते जा रहे होगे, ठीक है। सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं, आपको साथ साथ उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत भी करनी। चलें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।